गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उन एक्सपेरिमेंट के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, वो क्या क्या महत्व रखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं जनरल वे के अंदर, या हम उनको कहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल रूटीन के अंदर। पीछे की जो क्लासेस थी हम उसके अंदर मेंडल के द्वारा किए गए जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उनके बारे में पढ़ चुके थे। चलिए शुरू करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। बेसिकली मेंडल से पहले भी बहुत सारे वैज्ञानिक थे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन वो एक फिक्शन था। उनके पास कोई ऐसा साइंटिफिक बेस नहीं था कि वो इसको इजीली क्लियर कर पाते। और अनफॉर्चुनेटली मेंडल ने भी, मैंने आपको पीछे की क्लासेस के अंदर ये बताया है कि 1857 टू 1865 ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड के अंदर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। 1865 के बाद में, कुछ टाइम के बाद में, मेंडल की डेथ हो जाती है हेपेटाइटिस बी से। और मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे वो बिना किसी रिकॉग्निशन के ही, बिना किसी पहचान के ही दबे हुए रह जाते हैं। लेकिन लगभग 34 साल के बाद में, लगभग इन एक्सपेरिमेंट्स के 34 साल के बाद में, आफ्टर 34 ईयर्स, तीन अलग अलग जगह पे बैठे हुए तीन साइंटिस्ट, आपको पहले ये मैं करवा चुका हूं रीडिस्कवरी के अंदर, ह्यूगो डिवरीज, कोल कोरेंस और एरिक वॉन शेरमैक। ये तीन साइंटिस्ट जो अलग अलग जगह पे बैठे हुए थे, अलग अलग कंट्रीज के अंदर बैठे हुए थे, इन्होंने भी जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है उसके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए। और जब इनके रिजल्ट्स को मैच करा गया तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं हम कि इनका वैसे कोई लेना देना नहीं था मेंडल जी के साथ, लेकिन फिर भी जब इनके एक्सपेरिमेंट्स को मेंडल के एक्सपेरिमेंट के साथ मैच करा गया तो पता लगा कि काफ़ी हद तक जो इनके रिजल्ट थे वो मेंडल के रिजल्ट से मिलते जुलते थे। तो इससे क्या हुआ, एक बेस मिला जेनेटिकली या इनहेरिटेंस के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उनको एक बेस मिला, एक प्रूफ मिला, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिला, जिसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि किस तरह से कैरेक्टर जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जाते हैं। तो जेनेटिक्स के लिए या मेंडलियन जेनेटिक्स के लिए एक बेस मिला यहाँ। तो इसी सारे प्रोसीजर को देखते हुए यहाँ मेंडल को द फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि पहले जो सक्सेसिव एक्सपेरिमेंट थे उन एक्सपेरिमेंट को करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो मेंडल थे। और इन तीनों को यहाँ, क्योंकि इन्होंने मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट्स को दोबारा डिस्कवर करा था, इसीलिए इनको रीडिस्कवरर कहा गया, क्योंकि इन्होंने दोबारा इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया। अब नेचुरली या जनरली कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है, तो मेंडल के द्वारा जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए गए थे उसके द्वारा हम, या उनके द्वारा हम काफ़ी सारे काम जनरल वे में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जो हाईली एडवांस कैरेक्टर है किसी भी प्लांट के अंदर, उनको हम मिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक कोई जंगली प्रजाति है, एक वाइल्ड स्पीशीज है कोई प्लांट की, जिसको हमने नाम दे दिया ए। इसके अंदर मान लो डिजीज रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, और एक वैरायटी है बी, मान लीजिए इसका प्रोडक्शन रेट ज़्यादा था लेकिन डिजीज के लिए रेजिस्टेंस इसके अंदर कम था, और इसी वजह से जब प्रोडक्शन लेते थे तो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह का इसके अंदर यूज करना पड़ता था। तो मेंडल ने जो टेक्निक अवेलेबल करवाई थी, जिसको हमने आर्टिफिशियल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कहा था, उस क्रॉस के जरिए इन दोनों के कैरेक्टर्स को एक जनरेशन के अंदर हम ला सकते हैं। तो इस तरह के काफी सारे इंप्लीमेंट किए गए एक्सपेरिमेंट के अंदर। सेकंड, प्लांट्स के अंदर तो हम यूज करते ही करते हैं, इसके अलावा हम इसको एनिमल्स की जो ब्रीड होती है, एनिमल्स की जो ब्रीड्स होती हैं उनके अंदर भी सुधार करने में हम इसका उपयोग ले सकते हैं। और काफ़ी
जो वेराइटीज हैं उनके अंदर इसको यूज करा भी गया, जैसे गोट है, बफेलोज हैं, काऊ हैं, कैमल्स हैं, डॉग्स हैं। तो इन सब की ब्रीड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन सब की ब्रीड को सुधारने के लिए भी मेंडल के जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है उनको यूज में लिया जाता है। आज अलग अलग वैरायटीज देखते हैं हम, गोट की, बफेलो की, काउस की, कैमल्स की, डॉग्स की। तो वो सब जो है वो इन्हीं टेक्निक से हमें आज अवेलेबल हुए हैं। तो जनरल वे के अंदर मेंडल के जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है वो अलग अलग प्लांट्स की ब्रीड को या अलग अलग एनिमल्स की ब्रीड को सुधारने में काम आते हैं। तो इस तरह से जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे वो जनरल वे के अंदर या नॉर्मली लाइफ के अंदर हम नॉर्मली इनके एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजंस की। क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल सक्सेस हुए और मेंडल के जो पहले के साइंटिस्ट थे वो इन एक्सपेरिमेंट में सक्सेस नहीं हो पाए, उनकी फेलियर के रीजंस क्या थे और मेंडल के सक्सेस होने के रीजंस क्या थे, उनके बारे में अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या रीजंस थे मेंडल के सक्सेस के, किन कारणों से मेंडल जो है वो सक्सेस हुआ, उसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो रीजन था मेंडल के सक्सेस होने का कि मेंडल ने ओनली जो प्योर करेक्टर थे सिर्फ उन्हीं का ही यूज किया, ओनली प्योर करेक्टर का यूज मेंडल ने किया। और सबसे बड़ी जो बात ये थी कि जितने भी ये करेक्टर थे, प्योर करेक्टर का मीन्स हो गया होमोजाइगस। आप देखेंगे कि जितने भी एक्सपेरिमेंट हमने पीछे की क्लास के अंदर किए हैं, पेरेंटल जनरेशन जो थी उनकी, तो पेरेंटल जो जनरेशन थी, पेरेंटल जनरेशन के अंदर हमने ये देखा है, हमने इस तरह के पेरेंट्स लिए हैं। तो ये जितने भी पेरेंटल जनरेशन हमने लिए थे ये सारे के सारे होमोजाइगस थे। इट मीन्स टू से सारे के सारे जो थे वो प्योर थे। तो जितने भी कैरेक्टर्स मेंडल ने यूज करे थे वो सारे के सारे प्योर कैरेक्टर थे। फिर उसके बाद में मेंडल ने जितने एक्सपेरिमेंट किए उनमें सबसे पहले F1, फिर F2 और फिर F3। मेंडल ने F3 तक अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू किया और जितने भी इनके रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स को सिस्टमेटिक और ग्राफिक फॉर्म के अंदर, सिस्टमेटिक और ग्राफिक फॉर्म के अंदर मेंडल ने इसे नोट किया, ताकि बाद में जैसे मान लीजिए यहाँ हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट किया है, इन सब को इजीली कंपेयर किया जा सके, कोई वेरिएशन आए तो उसको इजीली देखा जा सके। थर्ड और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था, मेंडल ने इन वन टाइम, एक सिंगल टाइम के अंदर एक सिंगल करेक्टर को ही स्टडी किया, एक सिंगल टाइम के अंदर एक सिंगल करेक्टर को ही स्टडी किया। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट की हाइट, सीड का कलर, सीड का शेप, उसके अलावा फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर। तो वन बाय वन मेंडल ने सारे के सारे मतलब जो करेक्टर्स थे, जो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स थे, उनको यूज किया, उनको स्टडी किया। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लेकर के मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए हो, वन बाय वन सारे कैरेक्टर्स को मेंडल ने स्टडी किया, वन बाय वन सारे के सारे कैरेक्टर्स के अंदर मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए। नेक्स्ट थिंग, मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर थे यानी कि 34 कैरेक्टर्स जो थे वो मेंडल के सामने थे, लेकिन उनमें से जो 7 प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, 7 प्योर कॉन्ट्रास्ट जो कैरेक्टर थे, सिर्फ उन्हीं का मेंडल ने यूज किया, इनके अलावा मेंडल ने किसी दूसरे कैरेक्टर को यूज नहीं किया। और सबसे बड़ी बात कि मेंडल के ये जो 7 के 7 जो कैरेक्टर्स थे, 7 प्योर ऑफ कैरेक्टर्स थे, ये सारे के सारे एक सेपरेट क्रोमोसोम से कंट्रोल हो रहे थे,
सारे के सारे जो क्रोमोजोम, सारे के सारे जो करेक्टर्स थे वो सेपरेट क्रोमोजोम से कंट्रोल हो रहे थे। इसीलिए मेंडल जो है वो लिंकेज की प्रॉब्लम से बच गया। लिंकेज को अपने आगे के जो लेसन्स हैं उनके अंदर स्टडी करेंगे लिंकेज को। तो लिंकेज जो प्रॉब्लम थी वो मेंडल के किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर बैरियर बन के सामने नहीं है, और इसीलिए मेंडल को इजीली सारे के सारे रिजल्ट्स मिलते गए। तो ये कुछ रीजंस थे मेंडल की सक्सेस होने के। बाकी जो पीछे के जो साइंटिस्ट थे, मेंडल के पीछे के जो साइंटिस्ट थे, उन सब ने इन को फॉलो नहीं किया। फॉर एग्जांपल इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से एक्सपेरिमेंट नहीं करवाए। फिर उसके बाद में सिंगल टाइम पर सिंगल करेक्टर्स को नहीं देखा, जितने भी वेरिएशन मिले सब वेरिएशंस को इकट्ठा करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट करवाए। तो रिजल्ट्स लेने के अंदर उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। तो इसीलिए ये कुछ, और सबसे बड़ी बात मेंडल ने पी प्लांट चूज किया। मे बी अगर मेंडल पी के अलावा, मटर के अलावा अगर कोई दूसरा प्लांट चूज करता तो शायद उसको ऐसे वेरिएशन ना मिलते या ऐसी अरेंजमेंट ना मिलती कि सारे के सारे जो करेक्टर्स थे वो अलग अलग क्रोमोसोम से कंट्रोल हो रहे थे। अगर ऐसा नहीं होता तो मेंडल को जो ये रिजल्ट मिल रहे थे, ये रिजल्ट कभी भी मेंडल के सामने नहीं आते। तो ये कुछ रीजंस थे जो मेंडल की सक्सेस के बारे में थे कि किस तरह से मेंडल जो है वो सक्सेस हुआ। आज के लिए इतना ही, बाकी हम स्टडी करेंगे, बाकी डिस्कस करेंगे आपकी अगली क्लास में। थैंक यू।